दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसी कंपनी जिसका काम ही ट्रेन के टिकट्स बुक करना हो, उसकी खुद के शेयर प्राइस की गाड़ी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ आपने समझ ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ IRCTC की, जिसने सिर्फ 2 सालों में यानी 2019 से 2021 के बीच अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को 700 से 800% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन शॉकिंगली 2021 से लेकर अब तक कंपनी ने 0% के रिटर्न्स दिए हैं। आप बोल सकते हो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 2021 में लगभग 1100 रुपये के आसपास जाने के बाद आज कंपनी की शेयर प्राइस 800 रुपीज़ से भी नीचे ट्रेड हो रही है। और यही नहीं, पिछले 6 महीनों में कंपनी ने -20% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आखिर क्या चल रहा है? एक ऐसा स्टॉक जिसे डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट या फिर डार्लिंग ऑफ PSU कंपनीज कहा जाता था, वो आज इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। हमने एक एक चीज की छानबीन करके ये वीडियो आपके सामने लाया है। तो एग्जैक्टली कंपनी फिलहाल कहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, वो कौन से एरियाज हैं, हर एक चीज़ की बात हुई है। वंदे भारत और बाकी जो न्यू मॉडर्न ट्रेन्स आई है उसका कितना बेनिफिट इस कंपनी को होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। तो एंड तक जरूर देखिए और मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप इस तरह के डिटेल वीडियोस देखकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी न्यू ईयर न्यू मल्टीबैगर ऑफर के बस आखिरी एक दिन बाकी है। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, तो हमारा ये कॉम्बो फाउंडेशन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 आपकी पूरी मदद करेगा, जहां पर आप स्टॉक मार्केट के एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, फिर चाहे फॉरेंसिक एनालिसिस हो, कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस हो, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस हो। जैसे मुस्टान फूड में फ्रॉड हो गया तो एक अकाउंटिंग मैनिपुलेशन था, तो उससे पहले ही आप पता कर सकते हो। ये सारी चीजें इस कॉम्बो में कवर की गई है। 12,999 रुपीज का ये कॉम्बो इस न्यू ईयर ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 5,439 रुपीज में, यानी फ्लैट 50% से भी ज्यादा के डिस्काउंट में। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ ही हमारा 4 कोर्सेज का कॉम्बो, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, बेसिक्स टू एडवांस म्यूचुअल फंड आता है और ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स फॉर हेजिंग, ये चारों कोर्सेज आते हैं विद 4 सर्टिफिकेट्स एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पर भी आपको फ्लैट 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। इस ऑफर का बस आखिरी एक दिन बाकी है, तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर ऑफर का फायदा लें, क्योंकि इस प्राइस में बाद में आपको ये कोर्सेज कभी नहीं मिलेंगे। और जिनको पता है उनको पता है कि कॉम्बो की प्राइसेस, ऑफर में जो प्राइस आपको मिलती है वो आपको बाद में कभी नहीं मिलती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में अप्रोक्सीमेटली 673 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रैवल किया है, और ये नंबर पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरेटिवली 5.2% से ज्यादा है। अब ये नंबर देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन के लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया में फिलहाल 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट की कोई कमी नहीं है। और इसी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए लगातार रेलवेज नई नई ट्रेन लाने का प्लान कर रही है। अब ये प्लान सही से चल रहे हैं या फिर इसमें कुछ रुकावट आ रही है, इसके बारे में भी आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए, IRCTC में फिलहाल कहाँ पर प्रॉब्लम है ये समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि फिलहाल कितना बिजनेस कहाँ से आ रहा है। उस पर एक क्विकली नज़र डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के 2 बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में, वो है केटरिंग और इंटरनेट टिकटिंग। और इन्हीं 2 सेगमेंट से कंपनी का क्लोज टू 80% रेवेन्यू आता है, यानी मेनली इन दोनों से ही कंपनी चलती है। बट अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी अलग है। जहाँ पर केटरिंग से 45% रेवेन्यू आ रहा है, वही प्रॉफिट में केटरिंग मात्र 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो केटरिंग अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या है? फिर इंटरनेट टिकटिंग जो रेवेन्यू में बहुत छोटा कंट्रीब्यूट कर रही है 34%, लेकिन वही चीज़ प्रॉफिट में 80% कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि अगर IRCTC को यहाँ से आगे तेज़ी से ग्रोथ चाहिए तो इनको अपना जो टिकटिंग बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि केटरिंग बिजनेस में वो मार्जिन्स नहीं है जो कि उन्हें इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस में मिल रही है। यानी कि मेहनत केटरिंग में ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो इंटरनेट टिकटिंग में है। और इंटरनेट टिकटिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सारी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी प्रोसेस है और कंपनी की मोनोपोली है, तो कहीं और से कोई टिकटिंग कर नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है कि इंटरनेट टिकटिंग में अगर कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो पूरी कंपनी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इस इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस को डिटेल में खंगालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो करते हैं। तो इंटरनेट टिकटिंग में भी एग्जैक्टली पैसा कहाँ से आ रहा है उसे समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है कन्वीनियंस फीस से, और बाकी जो है वो फीस और एडवर्टीजमेंट और टाइप जो है इन्होंने बैंक के साथ किए हैं वहाँ से आता है। तो ये कन्वीनियंस फी जो IRCTC चार्ज करते हैं उसका टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो। AC क्लास के लिए अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो 30 रुपीज़। अब इस AC क्लास में सारे आ गए, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सारे डिब्बे आ गए। नॉन AC क्लास के लिए 15 रुपीज़ है, यानी AC से आधी है। और अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बजाय UPI से पेमेंट करते हो तो उस केस में आपको कम फीस लगती है। UPI से AC क्लास के लिए 20 रुपीज़ कन्वीनियंस फी है इनकी,
और नॉन एसी क्लास के लिए 10 रुपये है। अब मैं आपसे पूछूँ कि IRCTC का बिजनेस कब बढ़ेगा, तो दो चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी में ट्रैवल करें, तो IRCTC का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब जहाँ तक ऑनलाइन टिकटिंग की बात है, तो जितनी भी रिजर्वेशंस हो रहे हैं उसमें से 84% रिजर्वेशन ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए हो रहे हैं, यानी वहाँ पर तो IRCTC ने अपना जो सैचुरेशन है, टॉप पॉइंट है, मार्केट है, कैप्चर कर लिया है। अब वहाँ से कुछ 5-6% की और ग्रोथ होगी। अब 84 के ऊपर वो 90-92 जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी और कितना ही जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी जो सीलिंग है वो हिट कर लिया है IRCTC ने, वहाँ पर अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है कि एसी डिब्बों में। तो जब हमने एसी डिब्बों के बारे में डेटा निकाला, तो रिसेंटली इंडियन ट्रेन में एसी डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है। एक ट्रेन चलती है हमारे यहाँ से अमरावती मुंबई, जिससे पहले 8 स्लीपर हुआ करते थे, अब वो 8 में से 2 ही स्लीपर है, बाकी सब थर्ड एसी में कन्वर्ट किए गए। एंड सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग। अब इसका एग्जैक्ट डेटा ना IRCTC के एनुअल रिपोर्ट में हमें मिला, ना ही किसी और डेटा सोर्स से, पर ये चीज़ तो है कि नंबर ऑफ एसी बोगीज आर इंक्रीजिंग। अब जो सेकंड सेगमेंट है ना एसी वाली, उसमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वो समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि फ़िलहाल कितने % लोग एसी बोगी में जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जितने भी ऑनलाइन रिजर्वेशन हो रहे हैं उसमें से कितने % एसी होंगे, कितने नॉन एसी होंगे? डेटा बहुत शॉकिंग है। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये डेटा है अप्रैल से अक्टूबर, जिसमें समर भी कवर हो गया, उस बीच लगभग 94% टिकट रिजर्वेशंस नॉन एसी के लिए थे। अभी जो डेटा है ये पिछले साल का है, जो हमें ये क्लियरली बताता है कि एसी सेगमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वही है कि डिब्बे बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट एसी का हाफ डब्बा होता है मेजॉरिटी ट्रेन में, बहुत सारे इसमें होता ही नहीं है। सेकंड एसी का एक या दुक्का, और थर्ड एसी के फिर 2-3, और कुछ में अभी बढ़ाने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर IRCTC कि वहाँ से वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक तो फीस भी एसी के लिए ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ इनकी डिब्बों की संख्या भी अभी लगातार बढ़ रही है, और डिमांड में भी एसी ट्रेन बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि IRCTC एक मोनोपोली है। अगर 30 रुपीज़ के बजाय वो 35 रुपीज़ भी लगाते हैं तो उनके पास वो पावर है। सिमिलरली तो उस तरह से भी कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकती है। वो उस तरह की जो पावर है, उसके USPs ले लो या फिर कॉम्पिटिटिव मोड ले लो, तो वो सारी पावर IRCTC के पास है। एसी डिब्बों की बात करें, एसी टिकट अगर बढ़ाने हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये आप मुंबई से दिल्ली प्रीमियम ट्रेन की टिकट्स देख सकते हो, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो वो भी स्लीपर के कंपेरेटिवली थर्ड एसी की प्राइस लगभग 2 गुना से ज़्यादा है। तो एसी ट्रेन का अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये बहुत ईजिली पॉसिबल हो पाएगा। पर यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि इवन दो फर्स्ट एसी की प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू थर्ड एसी, फिर भी दोनों में जो कन्वीनियंस फ़ी है वो सेम ही चार्ज की जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में हो सकते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है यहाँ पर। IRCTC मे थिंक अबाउट दैट। अब कन्वीनियंस फ़ी की बात आई है तो एक शॉकिंग चीज़ के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि 2021 में जब ये 2019 टू 2021 शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन 2021 में एक ब्रेक लग गया। अब ब्रेक का मेन कारण था, बड़ा इंटरेस्टिंग कारण था, आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये कहा था IRCTC को कि आप जो भी कन्वीनियंस फ़ी कमाते हो उसका 50% आपको हमें देना पड़ेगा। जिस दिन ये न्यूज़ आई, शेयर प्राइस लड़कने लगी और इतनी तेज़ी से गिरने लगी, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सरकार को ये डिसीजन वापस लेनी पड़ी कि इट वाज लाइक अ चीटिंग विद शेयर होल्डर्स, जिन्होंने ऑलरेडी क्योंकि अगेन धंधा ही ऑनलाइन टिकटिंग पर ही डिपेंड है, तो ऐसे में अगर 50% कन्वीनियंस फी सरकार लेकर जाएगी तो कंपनी के पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। और फिर इस पूरे किस्से के बाद कंपनी की शेयर प्राइस 20 से 30% गिरी और बाद में कुछ खास उभरी ही नहीं। बाद में सरकार ने 2022-23 में अपना 5% स्टेक कंपनी से और बेच दिया, जिससे फिर कंपनी की शेयर प्राइस और ज़्यादा गिर गई। अब एसी सेक्शन की अगर बात कंटिन्यू करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एसी ट्रेन में सीट बुक करना चाहते हैं, लेकिन अगेन सीट्स मिलती नहीं है क्योंकि लिमिटेड डिब्बे हैं। और दूसरी चीज़ ओवरऑल अगर बात करें एसी नॉन एसी, तो उसमें भी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन ट्रेन की सप्लाई बहुत कम है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवेज आने वाले टाइम में 3000 मोर पैसेंजर ट्रेन्स ऐड करने वाली हैं, ताकि जो वेटिंग लिस्ट है उस पर काम कर पाए, और इससे जो पैसेंजर कैपेसिटी है जो फिलहाल 800-700 करोड़ के आसपास है, उसे 1000 करोड़ तक वो लेकर जा पाए। और ये टारगेट उनका बाय 2027 का है। अब ये तो बात हुई एसी ट्रेन्स की। अगर हम केटरिंग बिजनेस पर बात करें तो यहाँ से रेवेन्यू बहुत सारा आ रहा है बट प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो केटरिंग बिजनेस की बात करें तो जो इन हाउस इनका फूड बनता है, बहुत सारे लोगों को रिसेंट टाइम में उससे प्रॉब्लम आई है, और वो भी डिपेंड करता है कि किसने उस केटरिंग का उस पर्टिकुलर ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिए हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली IRCTC ने क्या किया है कि एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें आप जोमेटो से उन्होंने टाई अप किया है और आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर्टिकुलर सिटीज़ के उनके साथ एग्रीगेटर के जरिए टाई अप किए हैं, ताकि आप नेक्स्ट स्टेशन जो है उसका फूड सीधा आपको ट्रेन में डिलीवर हो जाएगा। तो अभी बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम्स ही हुआ करती थी कि ट्रेन में जो बना हुआ खाना है वो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। वो लोग अब IRCTC के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए
जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ के अच्छे होटल वगैरह से फूड मंगा रहे हैं एंड इट इज़ गेटिंग अ वेरी गुड ट्रैक्शन। तो ये अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो यहाँ से भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर रेल नीर की बात करें तो 15 रुपये में ये बॉटल मिलती है कंपेयर टू 20 रुपीज़ में जो बाकी पानी की बॉटल्स मिलती है। और दूसरी चीज़ ये इनका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छी डिमांड है। रिसेंटली उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट लाया है जहाँ से कैपेसिटी और बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेलवे स्टेशन और रेलवे रिलेटेड चीज़ों तक ही सीमित है। बाहर बेचेंगे तो एक और बड़ा मार्केट अनलॉक इनके लिए हो सकता है। अब IRCTC वो करती है कि नहीं करती वो मैनेजमेंट पर डिपेंड है, बट एक अगेन बहुत बड़ा मार्केट वहाँ पर क्रैक हो सकता है। अब ये तो बात कर ली हमने कि सारी चीज़ें कहाँ पर है, कैसे चल रही हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अगर देखें और कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ तो पता चलती है कि पिछले 2-3 सालों से कंपनी का जो टिकटिंग बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू है वो लगभग थम सा गया है। उसमें ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन टिकटिंग की तरफ लोग शिफ्ट हो गए हैं और ट्रेन्स की संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से टिकटिंग बिजनेस थोड़ा बहुत वही के वही सैचुरेशन पॉइंट पर आकर रुक चुका है। तो यहाँ से बढ़ने के लिए सबसे पहले इनको ट्रेन्स बढ़ानी पड़ेगी, प्लस AC ट्रेन्स की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ानी पड़ेगी। तो वंदे भारत और बाकी चीज़ें वो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्च स्पीड है वो करंट से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक और चीज़, वंदे भारत जो ट्रेन है इनकी वो सीटिंग है, बहुत लंबे डिस्टेंस वो कवर नहीं करती है, तो उसके लिए अभी वो स्लीपर ला रहे हैं। उससे होगा ये कि जो ओवरनाइट ट्रेन्स चलती है ना, वहाँ से कंपनी के रेवेन्यू ज़्यादा है, क्योंकि खाना फिर IRCTC के जरिए उन्हें मंगाना पड़ता है लोगों को, तो वो एक बेनिफिट उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि फिलहाल की जो शॉर्ट रूट वंदे भारत ट्रेन है उसमें उन्हें नहीं मिल रहा है। अब बात तो होती है कि IRCTC की मोनोपोली है, ये वो है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये एक डेटा आप देख लीजिए, इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर्स का है, ट्रेन की नहीं, फ्लाइट के, और इंटरनेशनल पैसेंजर्स का भी है, और ये डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 3-4 सालों में डेटा 3 to 4x बढ़ा है दोनों जगह पर। और रिसेंटली इंडिया के जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 200 एयरपोर्ट अगले 10-20 सालों में खोलने वाले हैं। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरा होम टाउन मलकापुर, उसके करीब जलगांव एयरपोर्ट है विच इज़ क्लोज टू 70-80 किलोमीटर्स। जुलाई में वहाँ पर एक ही फ़्लाइट चलती थी विच वॉज हैदराबाद, देन पुणे उन्होंने शुरू किया, गोवा, अब ये तीनों फ्लाइट्स डेली चलती हैं। उसके अलावा वीकली बेसिस पर वहाँ से मुंबई और अहमदाबाद चलती है, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन अ Tier 2 सिटी। सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उड़ान करके एविएशन मिनिस्ट्री की एक स्कीम चल रही है, उड़ेगा देश का आम नागरिक। इसके अंडर एक सब्सिडी मिलती है एयरलाइन को, जिसमें वो कम टिकट में शुरुआत के कुछ टिकट्स बेचते हैं। अब मैं भी अगर पुणे जाता हूँ या फिर गोवा जाता हूँ, इट हार्डली कॉस्ट मी बिटवीन 2100 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे कभी ज़्यादा सीट्स खाली मिलती ही नहीं है फ़्लाइट की, क्योंकि लोग अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को अभी टाइम बचाना है, और साथ ही बहुत सारी ट्रेन्स में उन्हें टाइम पर टिकट मिलता ही नहीं है। तो एयरलाइन एक बहुत बड़ा ऑप्शन उनके लिए खुल रहा है। तो अगर इस प्रॉब्लम को IRCTC सॉल्व नहीं करती है, रेलवे मिनिस्ट्री जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन नहीं लाती है, तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी भी क्या है कि इंडिया में जो पटरियों की लेंथ है वो हार्डली पिछले 20 सालों में, अगर मैं डेटा बताऊँ आप शॉक हो जाएंगे, हार्डली 1.7% CAGR से बढ़ रही है, विच इज़ लाइक नथिंग। और ऐसे में हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़ी मात्रा में न्यू ट्रेन्स आएगी, तो न्यू ट्रेन्स आएगी तो चलेगी कहाँ पर? तो इंडिया की जो पटरियाँ हैं उनकी कैपेसिटी से 40% ज़्यादा की ट्रेन्स फिलहाल चलाई जा रही है, तो उससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा। तो नई पटरी आपको बनानी पड़ेगी। जनरली हम देखते हैं कि स्टेशन के बाहर 2 ही पटरियाँ हो जाती है, जाने वाली लाइन, आने वाली लाइन, वो बढ़ानी पड़ेगी। उसका काम अभी कुछ कुछ जगह पर चल रहा है, लेकिन उतनी स्पीड में नहीं चल रहा है जितनी स्पीड में होना चाहिए। सेकंड चीज़, मालगाड़ियाँ भी काफ़ी डिस्टर्ब करती रहती है, तो मालगाड़ियों के लिए भी ये फ्रेट कॉरिडोर ला रहे हैं, लेकिन जो काम चल रहा है जितनी स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है। एक बार वो तैयार हो गया तो पैसेंजर ट्रेन्स के लिए जगह खाली हो जाएगी और ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स नॉर्मल ट्रैक पर चल पाएगी। अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो बहुत क्रेजी स्पीड से वो बन रहा है, तो उससे होगा क्या कि जो नॉर्मल ट्रैक्स हैं वहाँ से मालगाड़ियाँ हटकर फ्रेट कॉरिडोर पर चली जाएगी। उसमें मतलब सरकार का मतलब जो टारगेट है वो ये है कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज 13 to 14% है, और जो कि ग्लोबल एवरेज है वो 7 to 8% का है। तो उन्हें ये 13-14% से 7 to 8% पर लाना है। तो उससे होगा ये कि आपको ट्रक से डिपेंडेंसी हटाकर ट्रेन पर करनी पड़ेगी। इंडिया में लॉजिस्टिक के लिए ट्रेन उतनी यूज़ नहीं की जाती, कोल वगैरह इसके लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है या फिर मेटल्स के लिए की जाती है, क्योंकि इनकी डिलीवरी बहुत स्लो होती है, प्रायोरिटी उनको मिलती नहीं है, प्रायोरिटी है पैसेंजर ट्रेन्स को। तो ये फ्रेट कॉरिडोर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और इससे IRCTC को बेनिफिट मिलेगा कि इनके जो रूट्स है वो खाली हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन ये लोग चला पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल से हमें मिली हैं, बहुत सारे इसमें से डेटा। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल क्वार्टरली बेसिस पर सुने, आपको भी क्वार्टरली क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो पता चलेगा। और अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 94% लोग अगर नॉन AC से जा रहे हैं तो उन्हें शिफ्ट करना इज़ समथिंग जिस पर मैनेजमेंट काम कर रहा है।
सेकेंड चीज़, डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रेन्स की, उन्हें फुलफिल करने पर भी बहुत सारी स्लीपर और वंदे भारत ट्रेन्स आ रही है, उससे भी IRCTC को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वही है कि समय चलते ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो धीरे धीरे लोग फ्लाइट्स और बाकी ऑप्शंस को, गाड़ियाँ बहुत खरीदी जा रही हैं, 4 व्हीलर्स वगैरह भी काफ़ी सारी खरीदी जा रही है, तो लोग उसे भी प्रीफर कर रहे हैं बिकॉज उन्हें टिकट्स वगैरह नहीं मिलती है और बाकी प्रॉब्लम्स है। अब इसमें से IRCTC कैसे रास्ता निकालती है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पिछले 2-3 साल में रिटर्न नहीं कमाया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती यह है कि उन्होंने बहुत हाई वैल्यूएशन पर कंपनी को खरीद लिया। मैं कंपनी का आपको पी रेशो बताता हूँ और ये पी रेशो का ग्राफ है। 2021 में कंपनी का पी रेशो अराउंड 200-300 की रेंज में चला गया था, विच इज़ टू हाई कंपेयर टू द ग्रोथ। जबकि उस टाइम कंपनी की ग्रोथ अराउंड 30% की थी, तो 30% की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के लिए 300 का पी इज़ टू हाई। लेकिन उस टाइम सरकारी कंपनीज का बूम चल रहा था, पीपल बॉट इट विदाउट सीइंग एनीथिंग। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो पी करेक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, तो 300 से जो पी है वो 50 के करीब आ गया है। इंटरेस्टिंगली इस बुल रन से पहले भी कंपनी का ऑन एन एवरेज जो मीडियन पी रहा करता था वो 40-50 के रेंज में ही रहा करता था। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ लोग कर रहे हैं कि वे बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर कंपनी को खरीद रहे हैं। अगर हाई ग्रोथ कंपनी भी है और बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर है तो भी वहाँ पर फिर पैसा बनाना आपके लिए टफ हो जाता है, और यही चीज़ IRCTC के इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर हुई। तो कंपनी, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनीज, हाउ फास्ट द कंपनी इज ग्रोइंग, वैल्यूएशन पर भी ध्यान देना है, तभी आप उस चीज़ को एक बेटर इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर पाएंगे। तो फिलहाल अगर कंपनी की बात करें तो पिछले 3 सालों की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्लोज टू 94% कंपाउंडेड सालाना, विच इज़ वेरी वेरी हाई। अगर कंपनी की ग्रोथ उससे थोड़ी कम भी हो जाती है तो करंट वैल्यूएशन पर अगर देखा जाए तो कंपनी इज़ फेयरली वैल्यूड, अंडर वैल्यूड नहीं कह सकता मैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको कंपनी में और करेक्शन मिलता है, अगर आपको अंडर वैल्यूड लगती है तो उसका आप एनालिसिस ज़रूर कीजिए, और कंपनी की 2-3 कॉन्फ्रेंस कॉल सुनकर आप कंपनी की और डिटेल रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की कि जितना डेटा खंगाला जा सकता है उतना सारा लाकर आपके सामने रखने का, ताकि जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो आपके सामने आए। और आई होप अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि भाई IRCTC इज स्ट्रगलिंग। तो 3 चीज़ों पर IRCTC को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहला तो जल्द से जल्द फटाफट ट्रेन इन्हें लॉन्च करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। सेकंड चीज़, AC में होने वाला जो ट्रांजिशन है वो उन्हें फटाफट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, ये सारी चीज़ें फास्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो दे विल लूज टू द एविएशन इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग एक्सट्रीमली फास्ट इन इंडिया। और जाते थे एक चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ऐसा हुआ करता था कि किसी भी ट्रेन का टिकट आप 4 महीना पहले यानी 120 दिन पहले भी बुक कर पाते थे, लेकिन इस रूल को चेंज किया गया है, नाउ इट इज़ 60 डेज़। तो इससे भी IRCTC को कुछ मात्रा में नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग क्या करते थे, 3 महीने बाद का, 3.5 महीने बाद का टिकट बुक करते थे, प्लान कैंसिल हो गया तो टिकट कैंसिल कर लिया, तो कैंसिलेशन फ़ीस और उसमें भी कंपनी का पैसा बन जाता है, और आपने टिकट बुक भी किया था उस टाइम भी कन्वीनियंस फ़ी तो मिल गई। तो टिकट आप बुक करेंगे फिर कैंसिल करेंगे तो IRCTC इज़ अ बेनिफिशियरी। लेकिन अब ये टाइम होराइजन अगर कम होगा 60 डेज़ का, तो उससे IRCTC को होने वाला बेनिफिट थोड़ा कम हो सकता है, और ये चीज़ शायद कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर में उनके फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि कितना ये इम्पैक्ट करेगी कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। आई होप द स्टोरी ऑफ IRCTC इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ यू कैन टेक योर रिसर्च फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, और जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे न्यू ईयर ऑफर का बस आखिरी 1 दिन बाकी है। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी किसी भी हालत में मिस मत कीजिए, क्योंकि इस प्राइस पर ये कॉम्बो, ये हमारे कोर्सेज आपको बाद में कभी नहीं मिलेंगे। सो ग्रैब देम as soon as possible. Link is given in the description and comment box. Thank you so much for watching this.